पिछली क्लास में हमने देखा था कि पृथ्वी पर मानव का विकास कैसे हुआ, और इससे पहले की चीज़ें भी हमने देखी, जैसे ब्रह्मांड कैसे बना, उसके बाद पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर कैसे बने, महासागरों में फिर जीवन की उत्पत्ति देखी, और जीवन की उत्पत्ति के बाद पृथ्वी पर जीवन का उद्विकास और फिर मानव का उद्विकास देखा था। मानव के उद्विकास को ये चित्र रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो जब मानव का उद्विकास हुआ और मानव के उद्विकास के बाद जो मानव की प्रारंभिक प्रजातियां विकसित हुई, उनमें उनमें ये प्रजातियां प्रारंभिक रूप से थी। जैसे जो प्रथम प्रजाति मिलती है मानव की, वो रामापिथिकस कहलाती है, मतलब उसे रामापिथिकस नाम दिया जाता है। जो रामापिथिकस प्रजाति थी वो पेड़ों पर रहने वाला कपि मानव के समान थी, और ये पेड़ों पर रहती थी। जैसे वर्तमान मानव है वो 2 पैरों पर खड़ा रहता है, वैसे ये मानव की जो आरंभिक प्रजाति थी, या इसे आप कपि मानव बोल सकते हैं, वो रामापिथिकस था और वो पेड़ों पर रहता था नॉर्मली। उसके बाद जो मानव की प्रजाति विकसित हुई वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस थी, जो वन मानस की तरह दिखता था और घास के मैदानों में रहता था। जो हमने पिक्चर देखी उसमें इमेज देखी उसमें ये दिखाई देते हैं। उसके बाद होमो हैबिलस का विकास हुआ, जो जिसने औजारों का निर्माण किया, यानी जो पाषाण काल आया मानव की उत्पत्ति के बाद, और मानव पृथ्वी पर अपना सर्वाइवल कर रहा है, तो उसने प्रारंभिक सर्वाइवल पाषाण काल में किया, मतलब पत्थरों का प्रयोग करके उसने जानवरों का शिकार किया और उसी के माध्यम से उसने अपनी खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताएं पूरी की और फिर अपना जीवन यापन किया। तो उस प्रक्रिया में जो पहला मानव था वो होमो हैबिलस था, जिसने औजारों का निर्माण किया। उसके बाद होमो इरेक्टस का विकास हुआ, जो मानव की एक उन्नत प्रजाति थी, और ये पूरी तरह 2 पैरों पर खड़ा होने वाला प्रथम मानव था। तो अगर प्रश्न ये आए कि 2 पैरों पर खड़ा होने वाला प्रथम मानव कौन था, तो वो होमो इरेक्टस था। इरेक्टस का मतलब, इरेक्ट का मतलब ही होता है सीधा, तो 2 पैरों पर पूरी तरह ये सीधा खड़ा होने वाला प्रथम मानव था होमो इरेक्टस। फिर इसी होमो इरेक्टस मानव ने ही आग की खोज की थी, और उसके बाद जो चीजें बदली इतिहास की धारा में, उन्हें हम आगे देखेंगे। निएंडरथल भी एक मानव प्रजाति थी, लेकिन ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस की दूसरी प्रजाति थी। मतलब एक तो धारा विकसित हो गई होमो इरेक्टस तक, यानी रामापिथिकस से ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस। और जब रामापिथिकस से दूसरी प्रजाति रामापिथिकस से ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रजाति विकसित हुई, तो फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस से ही एक निएंडरथल विकसित हुई। जैसे अभी आप ये इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे दादाजी होते हैं, तो दादाजी से अगर 2 पुत्र हैं तो एक हमारे चाचा जी लगेंगे। तो इसी तरह आप समझिए कि जो निएंडरथल था वो हमारे पिताजी के भाई के समान था, हमारे पिताजी वाली प्रजाति नहीं है ये। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की दूसरी प्रजाति जो विकसित हुई वो निएंडरथल थी। और वर्तमान जो मानव है जिसके इतिहास को हम देखेंगे, वो होमो सैपियंस मानव था, जिसे जो वर्तमान मानव है, जो वर्तमान दुनिया में जिसने अपना दबदबा कायम कर रखा है और सभ्यता की सीढ़ियां लगातार चढ़ता जा रहा है, वो होमो सैपियंस ही है। तो इस तरह से समय के साथ अलग अलग मानव प्रजातियों का विकास हुआ, और उनमें सबसे एडवांस जो प्रजाति थी वो होमो सैपियंस है। निएंडरथल जो प्रजाति थी वो विलुप्त हो चुकी है, तो उसके बारे में अब क्या ही कहने। मतलब होमो सैपियंस ने पृथ्वी पर इस तरह से कब्जा कर लिया, अपना दबदबा इस तरह से कायम कर लिया कि मानव की जो अन्य प्रजाति थी वो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी हैं। तो इतिहास को हम आगे देखेंगे तो जो मानव का इतिहास है उसे ही हम देखेंगे, जो मूलतः होमो सैपियंस का ही इतिहास है, क्योंकि इतिहास एज अ सब्जेक्ट में हम मूलतः मानव के इतिहास को समझते हैं। मानव के जीवन में क्या क्या हुआ, मानव ने समय की धारा में अपने आप को कैसे विकसित किया, उन चीजों को हम देखते हैं। अब इतिहास की बात की जाए तो इतिहास में स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 आधारों पर विभाजित किया जाता है।
स्रोतों के आधार पर जैसे मान लीजिए कि इतिहास के स्रोत क्या हैं, तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि इतिहास के स्रोत दो होते हैं। एक तो पुरातात्विक स्रोत होते हैं। पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत हैं जो मानव ने जो वस्तुएं प्रयोग की अपने जीवन जीने के दौरान, वो चीजें हमें वर्तमान में मिली हैं और उन चीजों के अध्ययन के आधार पर हमने उस समय मानव कैसे जीवन जीता था उस चीज को समझा है, तो वो पुरातात्विक स्रोत की श्रेणी में आते हैं। दूसरा स्रोत होता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में वे स्रोत आते हैं जब मानव ने भाषा का और लिपि का विकास कर लिया, और लिपि के विकास के बाद मानव ने लिखना शुरू किया, और मानव ने जो चीजें लिखी वो हमें या तो अभिलेख के रूप में या पुस्तकों के रूप में, जो पांडुलिपियां होती हैं, जैसे मानव ने क्या किया कि पेड़ की छाल को काट कर उसे सपाट बनाकर कागज की बनाकर उस पर लिपियां लिखी, उसे पांडुलिपि कहा जाता है। तो उस तरह की पांडुलिपियां हमें मिली हैं, उन्हें साहित्यिक स्रोत कहते हैं। उसके अलावा और उनकी जो पुस्तकें हैं, जैसे अर्थशास्त्र है चाणक्य का, मेगस्थनीज की इंडिका है, तो इस तरह की चीजें हैं वो साहित्यिक स्रोतों में आती हैं। तो साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, इन दोनों स्रोतों के आधार पर इतिहास का लेखन किया जाता है। इन स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है इसमें प्राक इतिहास, जिसे प्राग इतिहास भी बोलते हैं। आपने अगर संधि विच्छेद पढ़ा हो तो जो क होता है वो ये से मिलने के बाद ग हो जाता है, तो प्राग इतिहास। दूसरा है आद्य इतिहास, और तीसरा है इसमें इतिहास या ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल या इतिहास कह सकते हैं। इसे बोलते हैं प्री हिस्ट्री इंग्लिश में, इसे बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, और इसे बोलते हैं हिस्ट्री। आप जानते ही होंगे इसे तो। अब प्राग इतिहास वो इतिहास है जिसमें हमें केवल प्राग यानी प्री हिस्ट्री, प्राग ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें हमें सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। इसमें हमें साहित्यिक स्रोत नहीं मिलते हैं। तो जो इतिहास केवल पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर लिखा गया है उसे प्राग इतिहास या प्री हिस्ट्री बोलते हैं। दूसरा है आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री। तो जिस इतिहास के जिस काल में हमें पुरातात्विक स्रोत मिले हैं और साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों मिले हैं, लेकिन जो साहित्यिक स्रोत हैं उनका उपयोग नहीं किया जा सका है इतिहास लेखन में। जैसे हड़प्पा काल है तो वो आद्य इतिहास में ही आता है, क्योंकि हड़प्पा की जो लिपि थी वो आज तक नहीं पढ़ी गई है। लिपि नहीं पढ़ी जाने के कारण हम साहित्यिक स्रोतों का इतिहास लेखन में प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हड़प्पा को हम आद्य इतिहास में रखते हैं। वैदिक काल को भी हम आद्य इतिहास में ही रखते हैं। उसका कारण ये है कि जो वैदिक कालीन साहित्य थे वो बाद के समय में लिखे गए, ना कि वैदिक काल के समय। यानी जो 1500 बीसी से 600 बीसी तक का जो वैदिक काल है, उस दौरान वो किताबें या वो पुस्तकें नहीं लिखी गई जो वैदिक काल से संबंधित हैं। उसके बाद के समय काल में वो लिखी गई किताबें। तो इस वजह से हम वैदिक काल को भी आद्य इतिहास में ही रखते हैं। और तीसरा काल है इतिहास, जिसमें हम पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों का प्रयोग करके इतिहास लेखन करते हैं, वो ऐतिहासिक काल है। तो इतिहास को ऐसे स्रोतों के आधार पर 3 भाग में विभाजित किया जाता है। तो अभी हमने देखा जैसे प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल केवल पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हैं और उन्हीं का इतिहास लेखन में प्रयोग किया गया है। आद्य इतिहास पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत हैं, लेकिन इतिहास के लेखन में साहित्यिक स्रोतों का उपयोग नहीं हो सका है। और ऐतिहासिक काल जो पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत दोनों प्रकार के स्रोत हमें मिलते हैं और इतिहास लेखन में दोनों का प्रयोग हुआ है, तो वो है ऐतिहासिक काल। ये मतलब
डेफिनेशन मिलाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि ये अलग अलग इतिहास कौन से हैं, या ऑप्शन में आ सकता है, तो इसमें प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो इस पर आप थोड़ा गौर करें। तो ये हमारी भारतीय इतिहास की पूरी टाइमलाइन है, जिसमें पाषाण काल है 20 लाख वर्ष से 3500 BC तक, जो हमने पिछली क्लास में भी देखा था। उसके बाद पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल है, और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता दरअसल ताम्र पाषाण काल में ही आती है, आगे हम देखेंगे उसे। उसके बाद वैदिक काल है। तो ये दोनों काल, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ये दोनों आते हैं प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, ये प्रागैतिहासिक काल में आते हैं, और हड़प्पा और वैदिक काल ये दोनों आते हैं आद्य इतिहास के समय पीरियड में। और उसके बाद ये सारा है हमारा ऐतिहासिक काल। स्रोतों के आधार पर वही। अब इसके अलावा एक और तरीका है इतिहास के समय काल को विभाजित करने का। जैसे अभी हमने देखा कि स्रोतों के आधार पर इतिहास क्या है, एक और तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए कि लगभग 20 लाख वर्ष पहले से इतिहास की शुरुआत होती है, करीब 20 लाख वर्ष पहले से इतिहास की शुरुआत होती है, और ये ऐसे समय काल में आगे बढ़ता जाए तो मानव ने अपनी आजीविका के लिए कौन सी तकनीकों का उपयोग किया, मानव ने किन उपकरणों का प्रयोग किया, उसके आधार पर, यानी तकनीक के आधार पर भी इतिहास का काल विभाजन किया जाता है। तकनीक के आधार पर काल विभाजन, तकनीक के आधार पर काल विभाजन ऐसे किया जाता है जैसे मानव का खुद विकास 20 लाख वर्ष पहले हुआ, और ये 20 लाख वर्ष कुछ स्रोतों में मिलता है। जैसे अफ्रीका में मानव मिला, मानव की जो प्राचीनतम जीवाश्म मिले हैं वो करीब 25 लाख वर्ष पुराने मिले हैं। भारत में टाइम पीरियड अलग अलग है, कुछ पुस्तकों में आपको 5 लाख मिलेगा, ये 20 लाख वर्ष पूर्व वाला काल, कुछ में 10 लाख मिलेगा, ऐसे मिलेगा। जैसे 14 लाख वर्ष पुराने तक मानव जीवाश्म भारत में मिले हैं। जैसे महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान से 14 लाख वर्ष पुराने मानव जीवाश्म मिले हैं। तो इस वजह से हमें ये जो ये तिथि है या ये समय है, उसमें विभाजन देखने को मिलेगा या वेरिएशन देखने को मिलेगा। आपको अलग अलग किताबों में ये अलग अलग मिल सकता है, तो उस पर आप ज़्यादा चिंतित ना हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कौन सा इतिहासकार किस तरह से इस चीज़ को ले रहा है। तो 20 लाख वर्ष पहले शुरू से जब पाषाण काल शुरू होता है, यानी मानव पत्थरों का उपयोग करके अपना जीवन यापन कर रहा है, तो 20 लाख वर्ष पहले से और करीब 3500 BCE तक, यानी बिफोर कॉमन एरा तक, मनुष्य का जो आजीविका का प्रमुख साधन था वो पाषाण थे। पाषाण यानी पत्थर थे, प्रस्तर भी बोलते हैं पत्थरों को, पत्थर, प्रस्तर या पाषाण। तो इस एक लंबे समय के दौरान मानव जिन चीजों का उपयोग करके अपनी आजीविका चला रहा है, अपना पेट भर रहा है, अपना सर्वाइव कर रहा है, वो चीजें थी पत्थर, और पत्थरों के आधार पर ही इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। इस काल को फर्दर 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, और फिर नव पाषाण काल। पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। और पुरा पाषाण काल को फर्दर डिवाइड किया जाता है निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो ऐसे 3 भागों में से विभाजित किया जाता है। तो 20 लाख वर्ष पहले से और 3500 BCE तक जो काल है, मानव इतिहास का जो काल है, वो पाषाण काल है, और उसे फिर पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण विभाजित करते हैं। पूर्व पाषाण को फिर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 3500 BC के बाद जो काल शुरू होता है उसे ताम्र पाषाण बोलते हैं, और ये चलता है करीब 1000 BCE तक।
इसे ताम्रपाषाण इस वजह से कहते हैं क्योंकि इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली थी, यानी ताम्र और पाषाण दोनों से मिलकर बना है। तो इस समय मतलब इस काल अवधि के दौरान मानव जिन चीजों का उपयोग कर रहा है अपनी आजीविका के लिए, उसमें पत्थर है और तांबा है, यानी तांबे का उपयोग कर रहा है इंसान और पत्थरों का उपयोग कर रहा है, इसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। इसी ताम्रपाषाण काल में हड़प्पा सभ्यता का विकास होता है। जैसे इसे मान लें हम कि 3500 BCE है ये, और इसके बाद ये पूरा 1000 BCE तक 1000 BCE तक जो पूरी समय की धारा है इसे ताम्रपाषाण बोलते हैं। और इस समय हमें कई सारी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां भी मिलती हैं। इसी समय के दौरान यानी इसी समय पीरियड में एक 2700 BCE, ये भी डेट में थोड़ा वेरिएशन मिलेगा, कोई 2700 कोई 2500 कहेगा। तो आप इसे मतलब एक मोटे तौर पर लें इसे, इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इसमें वेरिएशन क्यों है। 2700 या 2500 BCE से और करीब 1750 BCE तक, कुछ किताबों में ये 1900 तक मिलेगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत पहले का समय है और इसमें कोई एग्जैक्ट डेट निर्धारित नहीं की जा सकती। इस वजह से समय का वेरिएशन मिलता है, अलग अलग इतिहासकार इसे अलग अलग तिथियां देते हैं। तो 2700 या 2500 BCE से 1750 BCE तक इसी ताम्रपाषाण के युग में इंसान ने, भारत में मानव ने तांबे में टिन मिला के कांसे का विकास किया, और इस कांसे का विकास किया। इस आधार पर जो सभ्यता विकसित हुई उसे कांस्य सभ्यता बोलते हैं, और उसी कांस्य सभ्यता का नाम भारत में हड़प्पा सभ्यता है। तो अब तक की क्रोनोलॉजी हमने ये समझी कि जैसे पाषाण काल शुरू हो रहा है करीब 20 लाख वर्ष पहले से, वहां से 3500 BCE तक का काल पूरा है पाषाण काल। उसको हम अलग अलग विभाजित करते हैं उसमें परिवर्तनों के आधार पर। फिर 3500 BCE से 1000 BCE तक का है ताम्रपाषाण काल। और फिर 1000 BCE के आसपास जब भारत में लोहे की खोज होती है और लोहे का उपयोग मानव कृषि कार्य करने के लिए और बाकी जीवन में करने लगता है, तो उसे लौह युग बोलते हैं। तो इसके आगे का सारा समय लौह युग के नाम से जाना जाता है। अभी आप वर्तमान में सिलिकन युग बोल सकते हैं, सिलिकन एरा बोल सकते हैं, लेकिन वो यही समय पीरियड चल रहा है। तो इतिहास को इस तरह से तकनीक के आधार पर 3 भागों में विभाजित करते हैं, एक पाषाण काल, दूसरा ताम्रपाषाण काल और तीसरा लौह युग। और इस विभाजन को पहली बार डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में एंटिक्विटीज जो होती हैं, एंटिक्विटीज यानी जो पुरातन वस्तुएं होती हैं, प्राचीन की वस्तुएं होती हैं प्राचीन काल की, उन वस्तुओं के आधार पर क्रिस्टियन जुर्गेनसन थॉमसन ने पहली बार तकनीक के आधार पर पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और लौह युग का विभाजन किया था। तो ये प्रश्न कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, इस वजह से ये मेंशन किया है कि ताम्रपाषाण, हालांकि इन्होंने जो थॉमसन है इन्होंने ताम्रपाषाण की जगह कांस्य युग इन्होंने कांस्य युग नाम दिया था, क्योंकि इनके जो संग्रहालय में यानी डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में जो वस्तुएं थी उसमें कांसे की वस्तुएं ज्यादा थी, एंटिक्विटीज ज्यादा थी। एंटिक्विटीज वो चीजें होती हैं जो पुरातनी यानी पुरानी चीजें होती हैं और कीमती लगती हैं लोगों को कि इसकी बहुत कीमत होगी। जैसे लियोनार्डो दा विंची की कलाकृतियां वगैरह हैं, तो उन्हें हम एंटिक्विटीज कहेंगे। तो थॉमसन ने ये विभाजन हमें प्रस्तुत किया था, पाषाण काल और कांस्य युग और लौह युग। ये जो विभाजन में एंटिक्विटी रखी थी उनको ये प्रदर्शनी के लिए अरेंज कर रहे थे, उसी दौरान इन्होंने अध्ययन से ये दिया विभाजन।
तो ये हो गया तकनीक के आधार पर विभाजन इतिहास का, और ये था स्रोतों के आधार पर विभाजन। इससे आगे बढ़ते हैं तो भारत में अब इतिहास की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से भारत में पाषाण कालीन संबंधी इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। दरअसल हुआ ऐसा कि 1863 के आसपास रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे भारत में। उन्होंने तमिलनाडु के आसपास पल्लवरम में एक हैंडेक्स की खोज की थी। हैंडेक्स यानी जो कुल्हाड़ी होती है, पत्थर की कुल्हाड़ी थी, जो मतलब जो अब वर्तमान में लोहे की कुल्हाड़ी होती है, उस आकार का एक पत्थर था और इंसान उसे ऐसे हाथ से पकड़कर ऐसे यूज करता था, तो उसे हैंडेक्स बोलते हैं। तो हैंडेक्स की खोज की थी उन्होंने 1863 में मद्रास के पास में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद ये पता चला कि भारत में भी पाषाण युग था। भारत में भी प्राचीन काल में जो मानव था वो रह रहा था। इससे पहले ये माना जाता था, यानी 1863 से पहले भारत में ये माना जाता था कि भारत में पाषाण काल का कोई इतिहास नहीं है। भारत में जो मानव आए वो अफ्रीका से आए, क्योंकि अफ्रीका में मानव की उत्पत्ति मानी जाती है और अफ्रीका में ही सबसे पुराने मानव जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो ये खोज एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। उसके बाद अतिरम पक्कम जो तमिलनाडु में ही है, वहाँ भी ऐसी ही कुल्हाड़ी की खोज की गई थी। तो इन खोजों के आधार पर भारत में फिर पाषाण काल का अध्ययन किया गया और फिर ये इतिहास का लेखन किया गया इस तरह से। तो ये खोज इस नजरिए से महत्वपूर्ण थी। ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। इसके आधार पर काल विभाजन इस तरह से है: पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। उनका टाइम पीरियड 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000। फिर मध्य पाषाण का है 10,000 BCE से 8,000 BCE तक। कुछ किताबों में आपको ये 6,000 BCE मिलेगा, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। फिर नवपाषाण काल है 8,000 BCE से 3,000 BCE तक। फिर पुरापाषाण काल को फर्दर डिवाइड किया जाता है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल को 20 लाख वर्ष पूर्व से या 5 लाख वर्ष पूर्व से 50,000 BCE तक मानते हैं। फिर मध्य पुरापाषाण काल को 50,000 BCE से 40,000 BCE तक मानते हैं और उच्च पुरापाषाण काल को 40,000 BCE से 10,000 BCE तक मानते हैं। तो ये काल विभाजन है। ये काल विभाजन इस वजह से किया गया क्योंकि इनमें कुछ थोड़े बहुत तकनीकी परिवर्तन है, मानव के जीवन में परिवर्तन हो रहा है, उस आधार पर हम काल को भी बदल दे रहे हैं। अब जो निम्न पुरापाषाण काल है, उस दौरान मानव जो पत्थरों का प्रयोग करता था, वो पत्थरों का आकार, उन पत्थरों का आकार काफी बड़ा होता था, आकार बड़ा होता था और वो पत्थर प्राकृतिक रूप में जिस तरह से उपलब्ध हैं, पत्थर प्राकृतिक रूप में जिस प्रकार उपलब्ध है, इंसान सीधा जिस प्रकार उपलब्ध होते थे, मानव सीधा उन्हीं का प्रयोग करता था। यानी मानव अपनी तरह से उन पत्थरों में संशोधन नहीं कर रहा है, उन पत्थरों में तोड़फोड़ नहीं कर रहा है। तो ये संस्कृति, जब मानव प्राकृतिक पत्थरों का उपयोग करता है तो ये संस्कृति कहलाती है। यानी मानव जीवन जो जिस तरह से है उसे हम नाम देते हैं पेबुल संस्कृति। इसमें पत्थरों का आकार बड़ा होता है, प्राकृतिक रूप में उपस्थित पत्थरों का प्रयोग किया जाता है और इस दौरान हमें जो उपकरण मिले हैं वो हैंडेक्स हैं, आगे हम देखेंगे इमेजेस वगैरह। उसके अलावा क्लीवर है, चॉपिंग है, चॉपर है, मूल पत्थर आदि हैं। इसके अलावा जानवरों का शिकार करके भोजन एवं खाद्य संग्रह किया जाता था मानव द्वारा। और महत्वपूर्ण जो निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल है वो सोन घाटी है, ये आपने सुना ही होगा। मध्य पुरापाषाण काल की संस्कृति को नाम दिया जाता है फलक या सल्क संस्कृति। इस दौरान क्या किया गया कि जो प्राकृतिक पत्थर है, जैसे इस तरह से एक प्राकृतिक पत्थर है और उसे नुकीला बनाने के लिए इंसान एक तरफ ऐसे उसे तोड़ के उसे नुकीला बना दे रहा है, एक फलक बना दे रहा है। और उसी पत्थर को अगर इधर से तोड़ेंगे तो इधर से एक फलक बन जाएगा। तो इस तरह से एक फलक बन गया, इस तरह से फलक बन गया। इस तरह से मानव संशोधित उपकरण बना रहा है, संशोधित औजार उपयोग कर रहा है। तो उन औजारों के आधार पर इस संस्कृति को या इस काल की संस्कृति को नाम दिया जाता है फलक या सल्क संस्कृति। इससे क्या होगा कि पत्थरों का आकार छोटा हो जाएगा, पत्थरों को आपस में टकराकर पत्थरों का निर्माण किया जाएगा और पत्थरों में सल्क या फलक का निर्माण किया जाएगा।
और इस दौरान हस्त कुठार, विदारणी, खंडक, खुरचनी इस तरह के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। इससे फर्क क्या पड़ेगा कि इंसान जो पहले बड़े पत्थर उठा के भागेगा तो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगा, जानवर के पीछे भाग रहा है। और इस दौरान बड़े ही जानवरों का शिकार कर रहा है, क्योंकि जो जानवर तेजी से भागते हैं उनका शिकार, जो छोटे जानवर होते हैं और तेजी से भागते हैं उनका शिकार इंसान नहीं कर पा रहा है। तो इस दौरान ये वाले उपकरण हैं, यानी निम्न पुरापाषाण काल की अपेक्षा छोटे उपकरण हैं, लेकिन जो उच्च पुरापाषाण काल आएगा उसकी अपेक्षा इसमें बड़े उपकरण हैं, और इंसान केवल बड़े जानवरों का ही शिकार कर पा रहा है, छोटे जानवरों का शिकार नहीं कर पा रहा है। सॉरी। जो इसके बाद उच्च पुरापाषाण काल है, उस संस्कृति को नाम दिया जाता है ब्लेड संस्कृति, और इसमें पत्थरों का आकार और छोटा हो जाएगा, ब्लेड के समान, यानी जो पत्थर है उसे इंसान ऐसे रगड़ के एक ब्लेड के आकार का बना देगा और उससे जानवरों का शिकार करेगा। तो इससे क्या होगा कि वो छोटे जानवरों का भी शिकार कर पाएगा, और उसको जो खाने के लिए जो उसे पदार्थ चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, उसकी उपलब्धता बढ़ जाएगी। पहले क्या होता था कि इंसान जानवरों का शिकार कर रहा है और जब उसे भूख लगती थी तभी शिकार करने जा रहा है वो। इस काल तक आते आते इंसान ने क्या किया कि पहले से शिकार करके रख लो और भंडारण उसका कर लो, तो भंडारण करना वो शुरू कर देता है इस काल के दौरान। और इस काल के उपकरण होते हैं वो हस्तकुठार हैं, विदारणी, खुरचनी, वेदनी, जो ब्लेड संस्कृति है उस काल के दौरान ही। तो जो पुरापाषाण काल है उसके 3 विभाजन है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। और इन तीनों कालों में अलग अलग पत्थर के आधार पर संस्कृति का निर्धारण किया जाता है। वो हमने देखी कि निम्न पुरापाषाण कालीन जो संस्कृति है वो पेबल संस्कृति है, मध्य पुरापाषाण कालीन जो संस्कृति है वो फलक या सल्क संस्कृति है, और उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति है वो ब्लेड संस्कृति है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि पहले इंसान बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग कर रहा है, फिर अपेक्षाकृत पत्थरों का आकार छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, नुकीले या ब्लेड के आकार के बन गए, और उसके आगे के कालों में जैसे मध्य पाषाण काल है उसमें पत्थरों का आकार और भी छोटा हो गया। तो पत्थरों का आकार निरंतर छोटा होता जाएगा कि जिससे इंसान दूर तक भागकर जानवरों का शिकार कर सके। आगे के कालों में वो जानवरों के अलावा, छोटे जानवरों के अलावा पक्षियों का शिकार करना भी सीखेगा, उन्हें भी अपनी आजीविका के लिए या पेट भरने के लिए प्रयोग में लाएगा। तो जो लोग अभी केवल शाकाहारी हैं वो देख लें कि हम सब लोगों के पूर्वज मांसाहारी ही रहे हैं। मानव सभ्यता की शुरुआत ही मांसाहार से हुई है। कृषि का विकास होता है नव पाषाण काल में, और मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे उसके कुछ जगहों से साक्ष्य मिलते हैं कृषि के विकास के, लेकिन जो पूरी तरह कृषि का विकास होता है वो नव पाषाण काल में होता है, उसे हम आगे देखेंगे। पाषाणकालीन उपक्रम के आधार पर ही क्षेत्रीय कुछ संस्कृतियां विकसित हुई, जैसे ये एनसीईआरटी से चित्र लिया गया है। इस क्षेत्र में है सोहन घाटी, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। तो सोहन घाटी जहाँ पर है वहां से हमें पुरापाषाण कालीन बहुत सारे उपकरण मिले हैं, पत्थर के जो मानव ने उपकरण प्रयोग किए वो हमें मिले हैं। तो उसके आधार पर हम इसे, यहाँ जो मानव रहता था उसे नाम देते हैं सोहन संस्कृति। इसी तरह से यहाँ दक्षिण भारत में जो पल्लवरम है और अतिरम पक्कम है वहां से हमें हैंडेक्स वगैरह मिली है, तो उसे हम मद्रास संस्कृति या हैंडेक्स संस्कृति बोलते हैं। तो ये वाली चीजें वही हैं। जैसे सोहन घाटी क्षेत्र में और इसके आसपास के क्षेत्र में, सोहन घाटी में जो मिली उसे सोहन संस्कृति कहते हैं, और हैंडेक्स संस्कृति मद्रास के समीपवर्ती क्षेत्रों में जो पल्लवरम और अतिरपक्कम है वहाँ हैंडेक्स मिली, उसके आधार पर उसे हैंडेक्स संस्कृति या मद्रास संस्कृति कहते हैं, जो दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्रों में फैली थी। तो ये हमें केवल पुरातात्विक स्रोत मिल रहे हैं जिसके आधार पर हम इंसान का जीवन कैसा था, इंसान उस समय क्या कर रहा था, उसके बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन साहित्यिक स्रोत हमें नहीं मिले हैं, इस वजह से हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि इंसान उस समय उसकी क्या क्या मान्यताएं थी, कैसे सोचता था, वो कैसे रहता था। तो उन चीज़ों का यहाँ अभाव मिलेगा हमें। ये पुरापाषाणकालीन औजार हैं, एनसीईआरटी से ही लिया गया है ये चित्र। जैसे ये है छीलने के लिए उपकरण, पत्थरों का उपयोग, यहाँ तक कि वस्त्रों को सिलने के लिए भी इंसान उपकरण बनाता था उस समय। खंडक, ये
टूल्स हैं बटिया, हस्तकुठार, ये है हस्तकुठार है, ये विदारणी है, क्लीवर हस्तकुठार है, और सलकित चॉपर, ये भी पुरापाषाणकालीन ही औजार हैं। अब जो पाषाणकालीन स्थल हैं वो बहुत सारे स्थल मिले हैं भारत में, उसमें जो पुरापाषाणकालीन स्थल हैं वो एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं वो हैं, ये चेंज कर लेता हूँ, जैसे पुरापाषाणकालीन स्थल हैं कुरनूल गुफाएं दक्षिण भारत में, उनसुगी है, ये भीमबेटका है। आगे हम देखेंगे मध्य पाषाण और नवपाषाणकालीन स्थल, जैसे बुरजोम नवपाषाण में आता है। सोन घाटी यहाँ है। इसके अलावा संघाव की ओर से भी हमें पुरापाषाणकालीन उपकरण मिले हैं, कश्मीर में पहलगाम से, उत्तर प्रदेश में कालपी से, और यहाँ बेलन घाटी है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से। मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, और महाराष्ट्र में बोरी और पटने हैं। पटने से एक शुतुरमुर्ग के अंडे पर हमें कलाकृति मिली है। ये वाला प्रश्न कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा इन सारे स्थानों की लोकेशन के आधार पर, मतलब कौन सा स्थान किस राज्य में है, ये वाले प्रश्न पूछे गए हैं। ये सारे वो स्थान हैं जहां वर्तमान में हमें पत्थर के उपकरण मिले हैं, जिसके आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि उस समय इंसान किस तरीके से रहता होगा, उसका खान पान रहन सहन कैसा था उस समय। इसके अलावा कुछ ये स्थल हैं, जैसे चौपानी मांडो और लेखैया उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज के आसपास। तनौरा मध्य प्रदेश में है, पल्लवरम तमिलनाडु में है। इसके अलावा लूनी घाटी क्षेत्र है जो राजस्थान में है। कुरनूल आंध्र प्रदेश में, संभलपुर और सुंदरगढ़ ये दोनों उड़ीसा में है। बीरभूम या बीर इसे भूम भी लिखते हैं, तो बीरभूम ये पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा और भी स्थल हैं, लेकिन जो प्रमुख स्थल हैं वो ये हैं। यहाँ से इन स्थलों की लोकेशन के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर इन स्थलों से क्या मिला है, या इन स्थलों पर जो वस्तुएं मिली हैं उसके आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इस संदर्भ में क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। तो उन्हीं चीजों को हम देखते हैं। जैसे तमिलनाडु के पल्लवरम से प्राचीनतम हमें हैंडेक्स मिली है, यहाँ से पल्लवरम से 1863 में, और रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने यहीं से खोज की थी। ये पल्लवरम तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित है, और दक्षिण भारत का ये प्राचीनतम पुरापाषाणकालीन स्थल है ये पल्लवरम। पल्लवरम के अलावा अतिरमपक्कम है, ये भी तमिलनाडु में है, चेन्नई के निकट स्थित है। यहाँ से पुरापाषाणकालीन स्थल मिले, औजार मिले हैं, और आदि मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पत्थर की कुल्हाड़ी यहाँ से भी मिली है, जो कि लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व की है। तो देख रहे हैं आपके ये 15 लाख वर्ष पहले की कुल्हाड़ी है, और इसके आधार पर हम अगर पुरापाषाण काल यानी पाषाण काल को ही ले जाएं तो 20 लाख वर्ष पहले तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा सोहन घाटी ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। यहाँ से निम्न पुरापाषाणकालीन औजारों के साक्ष्य मिले हैं, जो हमने मैप में देखा वही वाला यह है। संघाव के ये भी पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत में है, पोटवार पठार के निकट। पहलगाम हमने देखा, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निकट है ये। इसके अलावा बोरी महाराष्ट्र में है ये बोरी स्थान, जहां से मानव की उपस्थिति के लगभग 14 लाख वर्ष पुराने साक्ष्य मिले हैं। ये स्थान इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। पटने ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में स्थित है, और यहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडे पर बने रेखा चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। ये वाला प्रश्न या ये वाली लाइन कई सारे एग्जाम में पूछी गई है। नेवासा स्थान है महाराष्ट्र में ही, जो अहमदनगर जिले में है, यहाँ से भी पत्थर के उपकरण मिले हैं। चौपानी मांडो बेलन घाटी में है, जो प्रयागराज के समीप है। यहाँ से विश्व के प्राचीनतम हस्त निर्मित मृदभांड मिले हैं। तो मृदभांड आप शब्द शायद पहली बार देख रहे होंगे। मृदभांड दरअसल इंसान ने जब शिकार के अलावा, मान लीजिए जब भूख लग रही है तब तो वो शिकार करने जा रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि भूख लग रही है और शिकार नहीं कर पा रहा है कोई, क्योंकि उसे कोई जानवर ही नहीं मिल रहा है। तो उस समय में उसने अपना मस्तिष्क प्रयोग करके ये सोचा कि अगर हम शिकार पहले से करके रख लें और उसे स्टोर कर लें, या फिर जो जंगलों में कंदमूल फल वगैरह हैं उनको हम तोड़ के पहले ही रख लें और उन्हीं को जब भूख लगे तब उपयोग कर लें। तो उस भंडारण के लिए उन्होंने जिस चीज का उपयोग किया वो थे मृदभांड। ये मिट्टी के बर्तन थे जो इंसान बनाता था अपने लिए और उन्हें खाद्य भंडार के लिए प्रयोग करता था। तो मृदभांड के पहली जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो चौपानी मांडो से मिले हैं, जो बेलन घाटी में है,
प्रयागराज के समीप है ये चौपानी मांडू। ये भी प्रश्न कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि मृदवांड के प्राचीनतम साक्ष्य या प्राचीनतम प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? चौपानी मांडू बेलन घाटी में, आप याद रखिएगा इसे। इसके अलावा हथनौरा है जो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में है, और यहाँ से पाषाणकालीन, यहाँ पुरापाषाणकालीन स्थल है ये, और यहाँ से उच्च पुरापाषाणकालीन मानव जीवाश्म के साक्ष्य मिले हैं। तो ह्यूमन फॉसल्स होते हैं, जो मानव जीवाश्म होते हैं, हड्डी वगैरह पे या तो हड्डियां मिली होंगी या हड्डियां वगैरह थोड़ा बहुत मांस वगैरह लगा होगा, जो जीवाश्म होंगे। तो इसकी खोज की थी 1982 में डॉक्टर अरुण सोनकिया द्वारा। तो ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि किस स्थान से मानव जीवाश्म के साक्ष्य मिले हैं। एक तो बोरी जो महाराष्ट्र में है, और एक ये हथनौरा। इसके अलावा डिडवाना स्थल है जो राजस्थान में नागौर जिले में स्थित है। यहाँ से पुरापाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से हस्त कुठार मिला है हमें। बेलन घाटी हमने मैप में देखी थी, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है, और मिर्जापुर भी उसमें आता है। यहाँ से एक देवी की पत्थर की मूर्ति मिली है और हड्डियों के उपकरण मिले हैं। एक मूर्ति मिली है, उसके आधार पर हम ऐसा मानते हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं, संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि शायद उस समय इंसान देवी देवताओं की पूजा करता हो, क्योंकि देवी की पत्थर की मूर्ति मिली है, तो उस मूर्ति का कुछ ना कुछ तो उपयोग रहा होगा उनके लिए। तो ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि इंसान ने अपनी रोजी रोटी के अलावा भौतिक दुनिया से परे सोचना शायद शुरू कर दिया था। लेखैया स्थान है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में ही है, और यहाँ से ब्लेड या सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के हमें साक्ष्य मिले हैं, औजार मिले हैं यहाँ से। इसके अलावा कालपी है जो उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित है, यहाँ से अनेक औजार प्राप्त हुए हैं पाषाण काल के ही। हुसगी स्थान है कर्नाटक के यादगिर जिले में, यहाँ से कई पूरा पाषाणकालीन औजार पाए गए हैं, और यहाँ से एक कारखाना स्थल भी मिला है। तो कारखाना स्थल उसे कहते थे जहाँ इंसान पत्थर से पत्थर टकरा के पत्थरों को औजार के रूप में बनाता था, जिससे शिकार कर सके वो। तो यहाँ कोई प्रोडक्शन वगैरह नहीं होता था, मतलब आधुनिक समय में जिस रूप में कारखाने का प्रयोग किया जाता है, जहाँ से वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है, उस संदर्भ में ये नहीं है, लेकिन यहाँ से औजारों का प्रोडक्शन किया जा रहा है, इस वजह से इसे कारखाना कहते हैं। तो इस कंसेप्ट को, इस थीम को आप याद रखें कि उसगी से हमें कारखाना मिला है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसगी वाला, कारखाना वाला। इसके अलावा वेटम चरला जगह का नाम है, आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में है। यहाँ से चित्रित शिलाएं मिली हैं, यानी जो पत्थर की जो नेचुरल पत्थर हैं वो मिले हैं, और उन पे मानव द्वारा चित्र बनाए गए हैं। तो इंसान का जब पेट भर गया होगा और उसे थोड़ा बहुत अवकाश मिला होगा, थोड़ा बहुत उसे खाली समय मिला होगा, तो उसने अपनी जो भावनाएं हैं उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए पत्थरों पर आकृतियां बनाई होंगी। वही पत्थर की आकृतियां यहाँ से मिली हैं वेटम चरला से। तो इसे भी आप याद रखें, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। भीमबेटका के बारे में आपने सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो यहाँ से सुन लीजिए। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, और विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से इस तरह से करीब उच्च पुरापाषाणकालीन शैल आकृतियां मिली हैं, जो गुफाओं की दीवारों पर मानव द्वारा आकृतियां बनाई गई हैं, वो यहाँ से प्राप्त हुई हैं भीमबेटका से। जब इंसान का पेट भर गया और खाली समय मिला, तो थोड़ी बहुत उसने कलाकारियां पत्थरों की दीवारों पर करना शुरू कर दी। जहाँ वो रह रहा है, जैसे ऐसा माना जाता था, मतलब ऐसा माना जाता है कि भीमबेटका में इंसान उस समय रह रहा होगा। तो उस इंसान को जब खाली समय मिला, तो उसने पत्थर लेके और पत्थर जो गुफा की दीवार होती है उस पर चित्र बनाने शुरू कर दिए। तो इस तरह के चित्र हमें मिलते हैं भीमबेटका में। यहाँ मानव की प्राकृतिक शैलाश्रय, प्राकृतिक शैलाश्रय का मतलब ये है कि मानव खुद, जैसे वर्तमान में घर बनाए जा रहे हैं मानव द्वारा, मानव खुद अपने लिए घर बनाता है। उस समय मानव घर वगैरह नहीं बना रहा है, प्राकृतिक रूप से जो गुफाएं उपलब्ध हैं उन्हीं में जाके वो रह रहा है। तो प्राकृतिक शैलाश्रय ऐसे हैं, और भीमबेटका में यहाँ चित्र मिले हम। गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी प्राप्त हुई है। और ये भी क्वेश्चन आया कि भीमबेटका की खोज किसने की थी, तो 1957 में वी.एस. वाकंकर महोदय ने भीमबेटका की खोज की थी। तो भीमबेटका के संबंध में आप दो चीजें याद रखें कि यहाँ प्राकृतिक शैलाश्रय था, और दीवारों पर यहाँ चित्र मिले हैं जिसे शैल चित्र बोलते हैं, और इसकी खोज की थी वी.एस. वाकंकर ने 1957 में।
लूनी घाटी राजस्थान में है, अजमेर जिले के निकट है। यहाँ से भी पुरापाषाण कालीन औजार मिले हैं। कुरनूल आपने सुना होगा, आंध्र प्रदेश में है ये। यहाँ से पशुओं की हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं। तो पत्थरों के अलावा मानव ने जिन चीजों का उपयोग किया औजारों के रूप में, वो मानव जो पशु थे उनकी हड्डियां भी होती थी। जैसे मान लीजिए कि इंसान को कुल्हाड़ी बनानी है, तो पत्थर लगाया और उसे हड्डी से जोड़ दिया, तो इस तरह से कुल्हाड़ी बन गई, या लकड़ी से जोड़ दिया, तो इस तरह से उपकरण बनाए जाते थे। और इंसान पत्थरों के अलावा हड्डियों का भी प्रयोग करता था। संबलपुर उड़ीसा में है। यहाँ से निम्न और मध्य पुरापाषाण काल के औजार मिले हैं। सुंदरगढ़ भी उड़ीसा में है। यहाँ से भी हमें पुरापाषाण कालीन पत्थर के औजार मिले हैं। वीरभूम पश्चिम बंगाल में है। यहाँ से निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल के पत्थर के औजार मिले हमें। तो ये थे पुरापाषाण कालीन स्थल। अब बात की जाए कि इन स्थलों से हमें साक्ष्य मिले हैं, जो उपकरण मिले हैं, जो वस्तुएं मिली हैं, उसके आधार पर हम उस समय मानव किस तरह से रहता था उसके बारे में हम क्या क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। जैसे इस समय मानव की आजीविका देखी जाए तो मानव केवल उपभोक्ता है, उत्पादक नहीं। उपभोक्ता है मतलब इसका मतलब ये है कि मानव खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है अपने खाने के लिए, सिर्फ प्रकृति ने जो उपलब्ध कराया है उन्हीं चीजों को वो खा रहा है। यानी जानवरों को मार के खा रहा है और वनस्पतियों से कंद मूल फल वगैरह जो भी होते हैं उन चीजों को खा रहा है। तो मानव केवल उपभोक्ता है, उत्पादक नहीं है। शिकार या आखेटन करता है यानी हंटिंग करता है, और खाद्य भंडारण करता है यानी फूड गैदरिंग करता है। इसके अलावा पत्थर के औजारों के माध्यम से शिकार आखेटन करता है। अपेक्षाकृत बड़े जानवरों का शिकार कर रहा है पुरापाषाण काल में। धीरे धीरे जब मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की ओर बढ़ेंगे तो छोटे जानवरों और पक्षियों का भी शिकार करना शुरू कर देगा इंसान। तो पुरापाषाण कालीन मानव जीवन कैसा था? तो केवल उपभोक्ता था, उत्पादक नहीं था मानव। पत्थरों के औजारों के प्रयोग के माध्यम से वो शिकार करता था। अपेक्षाकृत बड़े जानवरों का शिकार कर पाता था। कंद मूल फल आदि का उपयोग करता था। खाद्य भंडारण करता था, हम देख ही चुके हैं। निजी संपत्ति जैसी कुछ अवधारणा नहीं थी इस समय, क्योंकि मैदान है, सारे मानव इकट्ठे रह रहे हैं, कौन निजी संपत्ति, क्योंकि कुछ उन्हें जमीन का महत्व ही नहीं पता है कि यहाँ कृषि वगैरह की जा सकती है। तो इस वजह से निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं मिलती है। आग, पशुपालन और कृषि की जानकारी पुरापाषाण काल में हमें नहीं मिलती है। यानी पुरापाषाण काल में आग, पशुपालन और कृषि नहीं थे। जो आग और पशुपालन है उसका विकास होगा मध्य पाषाण काल में जाके, और जो कृषि है उसकी शुरुआत तो मतलब शुरुआत के कुछ साक्ष्य मिलेंगे हमें मध्य पाषाण काल के, लेकिन कृषि की जो व्यवस्थित प्रणाली है, कृषि प्रणाली, वो नव पाषाण काल में विकसित होती है। और यहाँ मानव इस समय पुरापाषाण काल में मानव अस्थायी आवास में रह रहा है। यानी शिकार करने के लिए वो जानवरों के पीछे जाता है। जिस एरिया से जानवर कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, शिकार के लिए नहीं बचते, तो वहां से इंसान दूसरी जगह रहने लग जाता है। इससे क्या होता है कि मानव अस्थायी रह रहा है, किसी एक जगह पर स्थायी जीवन नहीं जी रहा है। मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल आएगा तो उसमें इंसान धीरे धीरे स्थायी निवास की ओर बढ़ेगा। जैसे मध्य पाषाण काल में कुछ जगहों से साक्ष्य मिलेंगे, नव पाषाण काल में पूरी तरह से स्थायी जीवन के साक्ष्य मिलेंगे। जैसे जैसे पशुपालन करने लगेगा तो स्थायी जीवन की ओर उसका झुकाव बढ़ेगा, क्योंकि पशुओं को एक जगह बांधने और उस अन्य जानवरों से उनकी रक्षा के लिए एक जगह रहना पड़ेगा। नव पाषाण काल आएगा, जैसे कृषि होने लग जाएगी तो फिर मानव स्थायी निवास बनाने लग जाएगा, क्योंकि कृषि तो स्थायी निवास से ही हो सकती है। आप इधर उधर भाग दौड़ के नहीं कर सकते, मतलब अस्थायी निवास से नहीं हो सकती। अगर इनकी सामाजिक स्थिति की बात की जाए पुरापाषाण कालीन मानव की, तो समूह में शिकार करते हैं और इस चीज को कहा जाता है बैंड सोसाइटी। ये शब्द कभी आए एग्जाम में तो मतलब इसे लगा सकते हैं आप। समूह में मानव जीवन मतलब सामूहिक रूप से मानव रह रहा है, तो सामूहिक मानव जीवन को हम कहते हैं बैंड सोसाइटी। ये बैंड सोसाइटी नाम क्यों आया? क्योंकि आपने देखा होगा जो बैंड बाजा वगैरह होते हैं, जो बैंड बजाते हैं लोग शादियों वगैरह में, तो वो एक इंसान बैंड नहीं बजा सकता, उसमें समूह में ही बैंड बजता है। केवल एक इंसान बना अगर बजाए भी तो हम उसे बैंड का नाम नहीं देंगे। लोग अगर समूह में रहेंगे तब उसे बैंड कहा जाता है। तो उसी आधार पर हम इस सोसाइटी को बैंड सोसाइटी बोलते हैं। इस दौरान समतामूलक समाज है, यानी
स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं है, क्योंकि दोनों ही लगभग प्राकृतिक अवस्था में रह रहे हैं, संपत्ति है नहीं, तो लगभग समतामूलक समाज मिलता है हमें। महिलाएं जो मुख्य रूप से कार्य करती थी वो खाद्य संग्रह का करती थी, यानी जो मानव ने शिकार की और उसे घर पे लाके रखा, मानव जंगल में गया, वनस्पतियों से फल और कंदमूल वगैरह जो होते हैं वो लेके आया, तो उन्हें स्टोर करने का जो काम किया जाता था वो मूलतः महिलाओं द्वारा किया जाता था, ऐसा माना जाता है। तो पुरुष होते हैं वो शिकार करते थे। जो भीमबेटका में चित्र हैं उन चित्रों से भी हमें ऐसा प्रतीत होता है, वहाँ महिलाओं के सामूहिक रूप से बैठे या खाद्य संग्रहण के चित्र मिलते हैं और पुरुषों के शिकार के चित्र ज्यादा मिलते हैं। महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, ऐसा कह सकते हैं। इस दौरान समाधान पद्धति का अभाव था, मतलब हमें जो इंसान अगर मर जाता है और उसके बाद उसका सब का निपटान किया जाता है, तो समाधान पद्धतियां होती हैं कुछ, वो इस दौरान हमें नहीं मिलती, आगे के काल में वो मिलेंगी। उसका मतलब ये है कि मानव अपने पूर्वजों से लगाव प्रस्तुत कर रहा है। जब मानव का अपने पूर्वजों से लगाव होने लगेगा और उन्हें वो दफनाने लग जाएगा, तो उसे समाधान पद्धति का विकास होगा, और ये हमें आगे के कालों में मिलेगी, जैसे मध्य पाषाण काल और नवपाषाण में। पुरापाषाणकालीन मानव जीवन की सांस्कृतिक स्थिति की बात की जाए तो समूह में निवास करते थे, आपसी उनमें संवाद का विकास हुआ होगा, यानी बोलचाल और भाषा की संभावना है कि विकसित हो गई हो। शैल चित्रकला का प्रारंभ किया, जैसे भीमबेटका के शैल चित्र हमने देखे ही हैं, और ऐसा माना जाता है कि देवी देवताओं की मान्यता थी, देवी देवताओं की ये लोग हो सकता है कि पूजा करते हो। इसका हमें साक्ष्य मिला है बेलन घाटी में लोहदा नाला नामक स्थान से। यहाँ से हमें मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है, जिसके आधार पर हम ऐसा अनुमान करते हैं कि उस समय लोग देवी देवताओं की संभवतः पूजा करते हों। तो ये था, मतलब ये कहानी थी पूरे पाषाण काल की। अब तक हमने अपनी दोनों क्लासों में हमने ये देखा कि बिग बैंग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और इसमें फिर सूर्य और फिर पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर सागर और महाद्वीप बने, महासागर और महाद्वीप, फिर पृथ्वी पर जीवन आया। जीवन के बाद फिर मानव का उद्विकास हुआ, और मानव के उद्विकास के बाद मानव ने लगभग 20 लाख वर्ष पहले से, और जो 20 लाख वर्ष पहले से जो पाषाण काल है, लगभग 10,000 BCE यानी बिफोर कॉमन एरा, तो 20 लाख साल पहले से लगभग 10,000 BCE तक मानव ने अपना जीवन यापन कैसे किया, उसकी कहानी हमने इस क्लास में देखी, और उससे पहले की क्लास में हमने ये यहाँ तक की चीजें देखी थी। तो 20 लाख वर्ष पहले से 10,000 वर्ष पूर्व तक मानव कैसे रहा, कौन कौन से स्थान प्रमुख हैं जहां वो रहा, वो सारी चीजें हमने इस क्लास में देखी। इससे आगे की चीजें, यानी मध्य पाषाण काल में क्या होता है और नव पाषाण काल में क्या होता है, वो सारी चीजें हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। अब तक के लिए नमस्कार,